तो क्वेश्चन नंबर 1 है की कॉमनैलिटी, यानी ये मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ कि डिफरेंसेस क्या है पियाजे और वाइगोस्की में और कॉमन क्या है। कॉमन ये है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं, रचनावादी हैं, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता पूछी है हमसे, क्वेश्चन को ठीक से अगर पढ़ लिया तो आधा काम वहीं हो जाता है। समानता क्या है पियाजे और वाइगोस्की की थियोरी में? पहला ऑप्शन है इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, यानी बच्चे एंगेज महसूस करें अपनी ही लर्निंग की प्रक्रिया में, वो एंगेज होकर के सीखें, यानी एक्टिव रहें। जहां बच्चा अपना सीधा सा फंडा है, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है। बाकियों से अगर जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा और बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसको चोट नहीं लग रही एक्टिव होने से, तो वो ऑप्शन बेस्ट है। बाकी के 3 ऑप्शन चेक करेंगे। द रोल ऑफ कल्चर इन दी कॉग्निटिव प्रोसेसेस, यानी कल्चर का क्या रोल है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में, संस्कृति की क्या भूमिका है। देखिए संस्कृति की भूमिका पियाजे अलग मानते हैं और वाइगोस्की अलग मानते हैं, वाइगोस्की ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। आपके दिमाग के विकास में दोनों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी है, यानी आपके दिमाग के विकास की थियोरी है। कॉग्निशन मतलब जो भी काम दिमाग से हो, सोचना समझना तर्क करना, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब कॉग्निशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप, तो यहां तो अंतर है, डिफरेंस है, समानता नहीं है। कल्चर पे पियाजे कुछ और कहेंगे, वाइगोस्की कुछ और कहेंगे। पियाजे कम महत्व देते हैं, वाइगोस्की ज्यादा महत्व दे रहे हैं संस्कृति को। देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार पे भी ये अलग सोचते हैं। वाइगोस्की कहते हैं भाषा और विचार दोनों महत्वपूर्ण हैं, साथ साथ चलते हैं, फिर बाद में मर्ज हो जाते हैं, समानांतर चलते हैं, पैरेलली चलते हैं इनिशियल ईयर्स में, बाद में जाके मर्ज हो जाएंगे। वहीं पियाजे कहते हैं पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, यानी थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। थॉट नॉट ओनली कम्स बिफोर लैंग्वेज बट ऑल्सो डिसाइड्स इट, ठीक है जी। फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, इसमें भी ये अलग है कि पियाजे की भाषा में देखेंगे तो डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असतत हो जाएगा, क्योंकि स्टेजेस में होता है। 4 चरणों में बांटा है उन्होंने, जो कि आप जानते ही हैं, SPCF सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। बिल्कुल छोटे छोटे फंडे आपको याद कराए हुए हैं, अभी नए जुड़े हैं तो हो जाएंगे, दिक्कत नहीं लेनी। तो SPCF, और अगर हम बात करते हैं यहां पर किस चीज की, वाइगोस्की की, तो उन्होंने एक भी स्टेज नहीं दी है डेवलपमेंट की, तो वो तो डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस यानी सतत मानते हैं। वाइगोस्की सतत कह रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं डेवलपमेंट को, और पियाजे डिसकॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। तो यहां भी अंतर, लैंग्वेज एंड थॉट में भी अंतर, कल्चर के रोल में भी अंतर, स्टेजेस में भी अंतर, लेकिन एक चीज में दोनों साथ जाते हैं, एक चीज पे दोनों अग्री करेंगे, एक चीज पे दोनों सहमत होंगे पियाजे और वाइगोस्की के, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, यानी बच्चे का सक्रिय होना कितना महत्वपूर्ण है, एक्टिव होना कितना महत्वपूर्ण है, बच्चे का नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, ज्ञान की रचना करना कितना महत्वपूर्ण है। एक्टिव दोनों ही रखते हैं बच्चे को, क्यों? क्योंकि दोनों ही रचनावादी हैं। क्या है? दोनों रचनावादी हैं। पियाजे और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। फटाफट से जवाब देंगे आप पोल में और बताएंगे। हाँ, फटाफट से बताओ। अभिकथन क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कहता है शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए, यानी टीचर्स शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाएंगी, मुझे कुछ और पसंद होगा, निशा को कुछ और पसंद होगा, किसी को कुछ और पसंद होगा। आप में से कई लोग होंगे जिन्हें कोई सब्जेक्ट ज्यादा पसंद होगा, कोई टीचर ज्यादा पसंद होगा, दूसरे होंगे जिन्हें कुछ और पसंद होगा। तो विभिन्नताएं होती हैं बच्चों की इंटरेस्ट में, नीड में, उनके एप्टीट्यूड, उनके एटीट्यूड में, ये बात सही है। एंड अडेप्ट देयर टीचिंग टू केटर टू नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। आपको 30 बच्चे हैं अगर क्लास में, जो रेशो है RTE के अकॉर्डिंग, तो होने नहीं चाहिए, एक रेशो 40 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन कई बार होते हैं। तो मान लीजिए 30-40 बच्चे हैं क्लास में, सबका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, सीखने का तरीका, सीखने की स्पीड, पेस ऑफ लर्निंग डिफरेंट होगा। ये बात सही है, ट्रू है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर को सभी का ध्यान रखना है, धीमे सीखने वाले का भी, तेज सीखने वाले का भी। रीजन क्या है इसका? कोलैबोरेशंस, ग्रुप वर्क्स एंड इंटरेक्शंस अमंग स्टूडेंट्स शुड बी अवॉइडेड व्हाइल टीचिंग अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, यानी शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। मतलब विविध पृष्ठभूमि के अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग घर में भाषाएं बोली जाती हैं, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कुल मिलाकर के, तो इनको अवॉइड कर देना चाहिए। जब डाइवर्स क्लास मतलब विविधता वाले बच्चे हैं, तो वहां कोलैबोरेट ना कराएं, ग्रुप में ना सिखाएं। क्यों ना सिखाएं भाई? ग्रुप में तो बच्चा अच्छा सीखता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये बात आपकी फॉल्स है। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, सिंपल एज दैट। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स, देखिए करेक्टली लिखा हो, अवॉइड लिखा हो, नॉट लिखा हो, इन बातों को ध्यान से पढ़ना है। अगेन अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं आधा काम आपका क्वेश्चन का खत्म हो जाता है, अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है क्वेश्चन को। ठीक, देखिएगा फटाफट से देखिएगा, समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगर हम देखें यहां क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू केटर टू डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। डाइवर्स ग्रुप एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, यानी विविध विद्यार्थी, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्षमताएं इंटरेस्ट रखने वाले विद्यार्थी होंगे क्लास में। तो छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण है, यानी जहां बच्चों की संस्कृति का ध्यान रखा जा रहा है, बच्चों की नीड्स, उनके इंटरेस्ट, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इनका ध्यान रखा जा रहा है। भेदभाव नहीं, ध्यान रखा जा रहा है, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो किस चीज का ध्यान रखना है, इंटेंशनल, सुविचारित, यानी प्रॉपर एक अच्छे इंटेंशन से आपने प्लान किया हुआ हो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, लेसन प्लानिंग की हुई हो। अडेप्टिव, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, वातावरण के अनुसार, कल्चर के अनुसार आप अडेप्ट कर लें, ऐसे एग्जांपल्स दें जो बच्चों के जीवन से जुड़ पाए। ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है, विभेदी अनुदेशन, अलग अलग बच्चे की नीड इंटरेस्ट के हिसाब से आप वेरिएशन ला पाए अपने टीचिंग में। ठीक। स्टैंडर्डाइज्ड एकदम खराब शब्द है, मानकीकृत सुनने में अच्छा लगता है स्टैंडर्ड, बट काम का नहीं है आपके क्लासरूम में, क्योंकि ये है सेम फॉर ऑल, और जबकि आप सबके लिए सेम मेथड मत इस्तेमाल कीजिए। डिफरेंट फॉर डिफरेंट लर्नर्स, ये होना चाहिए जो कि डिफरेंशिएटेड में होता है। तो ये तीनों बातें सही है, फोर्थ ऑप्शन गलत है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे अलग होते हैं अडल्ट से। ये क्लासिक क्वेश्चन है सीटेट का, इसको क्वेश्चन ऑफ सीटेट है ना, या जो भी आप कहना चाहें, है ना, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीटेट आप इसको घोषित कर सकते हैं। जीवन पर्यंत आता ही रहा है, जब से जीवन पर्यंत मतलब सीटेट शुरू हुआ है 2011 से, पता नहीं कितनी बार रिपीटेडली आया है, चाहे वो ऑनलाइन क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑनलाइन पेपर हो, ऑफलाइन पेपर हो, ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ता, ये पूछा जाता रहा है टाइम एंड अगेन। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, सिंपल बात है, पियाजे ये कह रहे हैं बच्चे बड़ों से अलग कैसे हैं, इतनी बात बता दो, बाकी सारी बातें गई तेल लेने। ठीक, तो फटाफट से बताना है कि बच्चे वयस्कों से कैसे भिन्न हैं, किसकी भाषा में, पियाजे की भाषा में। भैया पियाजे ये कह रहे हैं कि आप खुद पहचानो, फिर आगे बात करेंगे। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चे बड़ों से कैसे अलग हैं का यहाँ पे सिंपल मतलब है उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसे अलग है। ठीक, तो चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट, बच्चों की जो सोच है, उनका चिंतन है, वो वयस्कों से गुणात्मकता में भिन्न है, क्वालिटी में डिफरेंट है। हमें क्या पता, अभी हम 3 ऑप्शन और पढ़ेंगे फिर बताएंगे आपको, है ना। सेकेंड ऑप्शन है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। कभी भी पहला ऑप्शन देख करके टिक मार के आगे नहीं बढ़ जाना है, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है उससे बेहतर ऑप्शन कहीं अवेलेबल हो। ये फंडा जीवन में अप्लाई नहीं करना है कि इंसान सही लग रहा है, पसंद आ गया, फिर उसके बाद अभी रुकना है, नहीं और बेहतर ऑप्शंस देखेंगे, है ना। वो अरेंज मैरिज का अलग गेम नहीं खेलना है, इधर आ जाओ, है ना। देखो एक बार, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी क्वांटिटी में कि बच्चे ज्यादा सोचते हैं, बड़े कम सोचते हैं, या बड़े ज्यादा सोचते हैं, बच्चे कम सोचते हैं। क्या ऐसा है, अभी देखेंगे। चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स वाइल अडल्ट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी बच्चे तो भाई डिपेंडेंट होते हैं, बात सोच की चल रही है, डिपेंडेंट सोचने में थोड़ी डिपेंडेंट होंगे कि मम्मी पापा जो कहेंगे वही सोचेंगे, बच्चे कुछ और भी सोच सकते हैं भाई। फोर्थ है अडल्ट्स आर मच मोर नॉलेजेबल देन चिल्ड्रन, यानी बच्चों की तुलना में वयस्क तो बस क्या बताएं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है, पियाजे कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो क्वालिटी में डिफरेंट सोचते हैं, यानी अमाउंट सेम है, चाहे वो बच्चों की सोच की हो, चाहे वो बड़ों की सोच की हो, मात्रा सेम है, प्रकार अलग है। तो यहां पे समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि बच्चे डिपेंडेंट हैं या वो क्वांटिटी में अंतर, नहीं, क्वांटिटी या अमाउंट में अंतर नहीं है, क्वालिटी में अंतर है, सिंपल एज दैट। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और समझिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यू आर अ टीचर हु वांट्स टू हेल्प योर स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, Which of the following strategies is most likely to foster this type of thinking? यानी आप एक शिक्षक हैं जो बच्चों को या अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स कौन सी होती हैं? थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, रिफ्लेक्ट करना, प्लान करना, रिव्यू करना, यानी आपके दिमाग के थोड़ा खर्चा यहाँ पे होता है थिंकिंग प्रोसेस का। थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, ये मेटाकॉग्निशन है, परासंज्ञान, संज्ञान के परे जाकर के सोचना। ठीक, विकसित करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में अधिक
बेहतर साबित होगी? फटाफट से बताइए। तो पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद समराइज्ड नोट्स फॉर असाइनमेंट, यानी बच्चों को नोट्स दे दो तो वो कहां पे सोच चिंतन पे थोड़ी ज्यादा जोर पड़ेगा, नोट्स मिल गए आपने पढ़ लिए याद कर लिए, तो इसमें तो ऐसा नहीं है। जहां दिमाग पे ज्यादा जोर पड़े, जहां सबसे ज्यादा सोचना पड़े, वही ऑप्शन मेटाकॉग्निशन के केस में सही होगा। सेकंड है असाइनिंग होमवर्क दैट रिक्वायर्स मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, जहां पे ये वर्ड मेमोराइजेशन, रिकॉल, रटना, याद करना ये मिल जाए वो एकदम एक्टिव नहीं होता बच्चा, और जहां बच्चा एक्टिव नहीं होता वो ऑप्शन खराब होता है, सिंपल। थर्ड है गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, छात्रों को आप सिर्फ उनके प्रदर्शन पे गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने की बजाय कि बेटा यहां ऐसे बेहतर कर सकते हो, उसकी बजाय सिर्फ नंबर दे रहे हो, तो नंबर दे देने से कुछ इंप्रूव नहीं हो जाएगा, आपको फीडबैक भी देना है। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, रिव्यूइंग, रिफ्लेक्टिंग, ये सब मेटाकॉग्निशन के स्टेप्स हैं, मैंने आपको नोट्स में भी दिए हुए हैं और जब हम डिस्कस करते हैं वहां पे भी ये बात हुई। आज मेटाकॉग्निशन भी ऐड कर लेना वो टर्म्स वाले उसमें, है ना। एक टर्म्स की वीडियो हम बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं, अलग एक पूरी सीरीज चलाने वाले थे, बट अभी सीटेट आ गया है तो कोशिश करेंगे कि लिमिटेड टाइम में बता दें। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, वाइगॉत्स्की के बारे में है सवाल। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, यानी वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है। अब ये भाषा और विचार अपने आप में एक टॉपिक है आपका, एक नंबर में पूछा जाता है। अब ये आपको प्याजे में भी पढ़ना है, ये अलग से भी पढ़ना है। प्याजे और वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं लैंग्वेज एंड थॉट पे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो लैंग्वेज एंड थॉट लेव वाइगॉत्स्की के ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, जो क्लासिक क्वेश्चन कह सकते हैं, सीटेट के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से ये आएगा। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको लेव विद आंसर्स टेलीग्राम पे। लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है बताइए। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ये बताया था कि प्याजे क्या कहते हैं उसको लैंग्वेज एंड थॉट पे, और वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये तो बात वाइगॉत्स्की कहते हैं, और बाद में वो इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, ये भी कहते हैं। तो ये इनिशियली तो ठीक लग रही है। लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज थॉट शेप लैंग्वेज, ये तो प्याजे कह रहे हैं एक बार को, दोनों के साथ जाना है हमें कि दोनों किस बारे में मानेंगे। तो लेव वाइगॉत्स्की लिखा है यार, दोनों नहीं लिखा है, सिर्फ वाइगॉत्स्की देखना है हमको, सिर्फ वाइगॉत्स्की देखना है। तो लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बात सही थी, लेकिन यहां पे ये भी लिखा होना चाहिए था इन दी इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन के 2-3 साल, शुरुआती सालों में भाषा और विचार अलग अलग चलते हैं, पैरेलली समानांतर चलते हैं, बाद में मर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही बनता है वैसे कि लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्सली यानी जटिल रूप से आपस में जुड़ा हुआ है भाषा और विचार। भाषा मदद करती है विचार में, विचार मदद करता है भाषा में, दोनों इंटरमिंगल्ड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, ऐसा वाइगॉत्स्की कहते हैं, मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। पहले लैंग्वेज अलग चलती है, विचार अलग चलता है, फिर ये थॉट और लैंग्वेज मर्ज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स है। तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ टीचर आस्क्स हरसेल्फ हाउ कैन आई प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट एंड एनालाइज देयर क्लासिफिकेशन स्कीम्स, व्हिच इंटेलिजेंस इज शी यूजिंग टू ट्राई टू प्रमोट इन स्टूडेंट्स। मतलब कौन सी इंटेलिजेंस को प्रमोट करना चाहती हैं टीचर जब वो ये कह रही हैं कि ये गार्डनर की जो 8 प्रकार हैं बुद्धि के, उनसे क्वेश्चन है, गार्डनर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल भी कह देते हैं जिसको हम। तो एक शिक्षिका खुद से ये पूछ रही है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान करूं बच्चों को जिससे छात्रों में पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकरण की क्षमता आ जाए। यानी बच्चों को पता हो जब वो ये पेड़ देखे, पौधा देखे, प्लांट देखे कि ये किस कैटेगरी का है, ये वाला फल, ये वाली जो फसल है ये किस सीजन में होती है, मतलब एनवायरमेंट को लेकर के। अब वो पौधे हो सकते हैं, एनवायरमेंट में कुछ भी हो सकता है। तो प्रकृति वाली सोच, प्रकृति की बुद्धि चाहिए, यानी नेचुरल इंटेलिजेंस या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस विकसित करने की बात कर रही हैं अध्यापिका। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता जो आपके किसानों में बेहतर मिलेगी, है ना, या फिर अगर फार्मर्स में, आपके बर्ड वॉचर्स में, आपका जो भी जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, गार्डनर, जिनको पौधे वगैरह का शौक है, उन लोगों में ज्यादा पाई जाती। तो ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हो गई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। फोन मत चलाओ, अगर तुम फोन चलाते हुए मिली तो जब्त हो जाएगा फोन। हमारे यहाँ हिटलरशाही चल रही है आजकल, डेमोक्रेसी हम अपने ऑफिस की बात कर रहे हैं, ठीक, हमने थोड़ा सा साइड की हुई है आजकल।
फीडबैक टू द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम पे हम डिस्कशन करते हैं, हमारे यहाँ अप्लाई नहीं हो पा रही है बाकी बहुत सारे स्कूल्स की तरह। देखिएगा एक बार, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया, मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत मजे हैं, अभी पूछो मैडम सो रही थी। देखो एक बार, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है, यानी फीडबैक कितना महत्वपूर्ण है और कब महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए क्लासरूम में, फटाफट से बताइए। कितना रुक रहा है? अच्छा, मतलब अटक रहा है क्या सेशन? यहाँ से है कोई दिक्कत? वो आपके इंटरनेट में दिक्कत हो सकती है, शाम तक आप अपना इंटरनेट सारा निपटा चुके होंगे, देखना एक बार। तो अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है इट फोकसेस ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू रेदर देन व्हाट दे कैन डू, यानी प्रतिक्रिया या अच्छा फीडबैक जब मिलेगा जब बच्चे, आप इस बात पे ध्यान दे रहे हैं एज अ टीचर कि क्या नहीं कर सकता बच्चा। अगर आपका ध्यान इसी बात पे कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तो बच्चा नहीं सीखेगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, बच्चे के पक्ष में रहना है आपको कुछ भी करके, बच्चा सेंटर में है पूरे एजुकेशन सिस्टम के, तभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कह रहे हैं हम। सेकेंड ऑप्शन है इट सेंटर्स अराउंड द टेस्ट एंड एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, बस साल के अंत में परीक्षा पे फोकस करो, तो ये भी गलत तरीका है। बच्चे को एक्टिव रखना है, सिंपल वही फंडा है, सारे पेडागोजिकल क्वेश्चंस उसी से सॉल्व हो जाएंगे कि जहां बच्चा सक्रिय है। इट असाइंस कंपैरेटिव रैंक्स टू द स्टूडेंट्स, रैंक देने से कौन सा फीडबैक मिल जाएगा भाई? इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी, तो फीडबैक वो बेस्ट है जो सीखने के दौरान और सीखने के बाद भी होता रहे, कि आप अभी सीख रहे हैं, आपको यही फीडबैक मिल जाएगा, कहां गलती कर रहे हैं, क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए, वो अंत में पता लग जाएगा। तो फीडबैक साथ साथ मिल रहा है, जब लर्निंग हो रही है तब भी, और जब लर्निंग खत्म हो गई है, वो चैप्टर खत्म हो गया तब भी, लर्निंग एक्टिविटी के बाद भी और साथ भी, ड्यूरिंग, जिसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 है रमा इज अ टीचर who is implementing Vygotsky's theory in her classroom and she assigns her students to work in groups to complete a challenging task। तो रमा एक टीचर हैं जो वाइगॉस्की की थियोरी को फॉलो करती हैं। वाइगॉस्की की थियोरी क्या कहती है? ग्रुप में सिखाइए, है ना, सोसाइटी के साथ सिखाइए। तो इन्होंने क्या किया है, बच्चों को ग्रुप वर्क असाइन कर दिया है जिसमें बच्चे कोई एक टास्क कर रहे हैं ग्रुप में। फिर आती है बात, ड्यूरिंग द टास्क वन स्टूडेंट स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड अ की कॉन्सेप्ट, एक बच्चे को एक की कॉन्सेप्ट, एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जो समझ नहीं आता है। What would be the most effective way for Rama to help this students? एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, अब इस बच्चे को मदद करने के लिए रमा क्या करे बेस्ट? तो पहला ऑप्शन, रमा एक टीचर है, ठीक। पहला है असाइन अ डिफरेंट टास्क टू दी स्टूडेंट्स, दैट इज आपको अपने आप को रमा की जगह रख के देखना है, क्योंकि आप भी टीचर ही बनने वाले हैं, कई लोग पढ़ा रहे होंगे ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक। तो अगर हम देखें, एक टास्क दे देंगे बच्चों को जिसमें दैट इज बेटर सूटेड टू हर एबिलिटीज, छात्र को एक ऐसा काम दे दें जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, लेकिन बच्चा जहां अटक रहा है उसमें भी तो सॉल्यूशन देना है। ये थोड़ी कि मुझे आता है क्लास 6 का तो आप कक्षा 6 के सवाल दे दो, 7वीं में मैं हूं और वहां मुझे समझ नहीं आ रहा तो आप कहो बेटा तुम 6ठी का काम कर लो, तो वो गलत हो जाएगा। जहां दिक्कत है वो सीखना है ना, ये थोड़ी कि जो आता है उसको वही दे दो काम, फिर जहां डाउट है वहां तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर सेकेंड है वर्क थ्रू दी प्रॉब्लम विद दी स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड वाइल इन्वॉल्विंग विद अदर ग्रुप मेंबर्स, यानी छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ठीक है भाई, समस्या पर काम कर सकते हैं छात्र के साथ। और ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोवाइड दी स्टूडेंट विद दी आंसर टू दी प्रॉब्लम सो द ग्रुप कैन मूव ऑन, यानी बच्चे को सीधा आंसर बता दो कि ग्रुप आगे बढ़ सके। नहीं, आपको तो हर बच्चे का ध्यान रखना है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तभी तो कह रहे हैं हम विभेदी अनुदेशन। फोर्थ ऑप्शन है एनकरेज द स्टूडेंट टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन, यानी आप बच्चे को क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे कि भैया अपनी समस्या खुद से समझाओ, इधर उधर की बात ना करो, सिंपल बात। ये कौन है जो जॉ लाइन अच्छी है की बातें कर रहा है? ज्योति पढ़ लो, पढ़, पेपर में जॉ लाइन नहीं पूछी जाएगी, वो भी मेरी है। पेपर में इतने भी दिन नहीं है, 5 महीने नहीं दिए सीटेट ने इस बार। हरकतें देखो, क्यूट हरकतें हैं वैसे आप लोगों की। ये तो मैं एक्टिंग करती हूँ, मुझे गुस्सा आता ही नहीं आप लोगों की हरकतों पे आसानी से। देखो एक बार, बहुत बढ़िया, बी होगा इनोसेंट कह रहे हैं। नाम तो आप लोग के इतने बढ़िया बढ़िया हैं, बस लवली निकिता, खुद से ही निकिता ने कहा मैं लवली हूं, आज से नाम लिखा जाएगा लवली निकिता, बात खत्म। क्यूट निशा, ठीक है, तुम्हारा भी यूजर नेम यही होना चाहिए, है ना, पापा की परी निशा। देखो एक बार समझते हैं। और वो गगन सर बोलते हैं ना पापा की परी, और पता नहीं कुछ तो बोलते हैं वो इस तरह का, पापा की परी मम्मी के मगरमच्छ समथिंग। चलो खैर आ जाओ इधर। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, असाइन अ डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट दैट इज बेटर सूटेड टू हर एबिलिटीज।
भैया आपको जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्व करनी है। वर्क थ्रू दी प्रॉब्लम विद दी स्टूडेंट, हाँ बच्चे के साथ आप काम करिए और प्रोवाइड करिए गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड वाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर्स। तो बाकी ग्रुप में क्योंकि काम चल रहा है ना, तो बाकी बच्चों को भी इन्वॉल्व करके जहां जरूरत हो वहां बच्चे की हेल्प करनी है। लास्ट ऑप्शन था एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू, ये तो हमने कट कर ही दिया था, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन। खुद से जब वो अटक ही गया है बच्चा, की कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल ही कर रहा है, और अगर ये बी ऑप्शन नहीं होता तो हम डी के साथ चले जाते, हमें कोई तकलीफ थी नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। जब अटक गया तब तो मदद देनी है ना, स्कैफोल्डिंग वाइगॉत्स्की की यही तो कहती है, जहां बच्चा अटकेगा मदद दीजिए। ठीक है ना, फटाफट से बताइए। कोई कह रहा मम्मी के चमगादड़, बहुत बढ़िया, शाबाश, अपने लिए इतने अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स ढूंढ लेते हो, विशेषण, जिसकी हद नहीं है। आ जाओ इधर आ जाओ, इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये जेंडर के नाम पे ज्यादा बटना नहीं है, है ना। इंसान को जो है क्या करना चाहिए, चुपचाप से इंसान की तरह रहना चाहिए। आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, सबका अपना तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है चेंज एंड स्टेबिलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आंसू निकलेंगे कई लोगों के। इस बार सीटेट ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, बहुत साल पहले, कहीं 2011 में नहीं, 12-13 में कहीं ये क्वेश्चन नहीं, बट इस थियोरी से क्वेश्चन आया था पिछली बार, नहीं तो आता नहीं है, आपके सिलेबस में है भी नहीं। पिछले 2-3 बार से तो मैं डिस्कस भी नहीं करती हूँ इसी चक्कर में। और समझते हैं कहानी क्या है। चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है, बताइएगा। और इस बार तो जब ये क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको शायद कहा भी होगा, आप आंसर की उठा के देखेंगे जब, कि क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो आंसर जो है इसमें 2 सही हो सकते थे। कितने लोग क्या जवाब दे रहे हैं बताना जरा, इसमें तो गलतियां कर ही रहे होंगे। डी ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं ये बता दो बस। 29% लोग ये जवाब दे रहे हैं। और ए ऑप्शन 29, बहुत बढ़िया। बाकी 33, अच्छा, खतरनाक ही जवाब दे रहे हो यार। 10%, ठीक है, ओके। देखो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जनरली आपकी पर्सनैलिटी वाला जो टॉपिक है वो तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, दूर दूर तक ना था कभी, ना है। ये ऐसा टॉपिक है जो आ गया है, जो पहले था, क्योंकि डेवलपमेंट के आसपास का टॉपिक है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। देखिएगा, बात हो रही है चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, यानी आपकी भावनाओं में परिवर्तन या स्थिरता, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व में, एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, यानी आपकी भावनाएं, आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोशल रिलेशंस, ये सब मिलकर के किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस प्रकार के विकास में शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा साइको सोशल डेवलपमेंट। अगर ये, जैसा कि ये पूछते नहीं है, अगर साइको सोशल डेवलपमेंट नहीं देते तो इसका आंसर इमोशनल डेवलपमेंट बिल्कुल सही था। लेकिन सही क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा दे दी। इमोशनल डेवलपमेंट जस्ट एक पार्ट हो जाएगा साइको सोशल डेवलपमेंट का। साइको सोशल डेवलपमेंट थियोरी है एरिक्सन की। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी हैं जीवन की, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मैंने बहुत साल पहले कराया होगा। पहले मैं बैचेस में भी कराती ही थी, जब 19, 20, 21, 22 तक भी शायद मैंने कराया होगा, है ना। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, क्योंकि मन और समाज, व्यक्तित्व की बात होगी, पर्सनैलिटी की भी बात करते हैं ना जो एरिक्सन है, कि कैसे आपका डेवलपमेंट होता है थ्रू आउट, आपके इमोशंस, आपका मन, आपका समाज, ये सब मिलकर के कैसे आपको बनाते हैं, ये बात साइको सोशल डेवलपमेंट में की जाती है एरिक्सन के द्वारा। अगर यहाँ पे सिर्फ इमोशंस की बात होती, अगर ये यहीं तक सीमित होता ना, तो हम इमोशनल डेवलपमेंट के साथ जा सकते थे, और ज्यादा संभावना मुझे भी लग रही थी कि इमोशनल डेवलपमेंट को ही मान लेंगे। बट क्योंकि जनरली ये सिलेबस में देते ही नहीं है आपके साइको सोशल, सालों साल से नहीं आया, 2013 में लास्ट टाइम कभी आया होगा, है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिमाग की क्षमताओं से रिलेटेड है। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो संज्ञानात्मक विकास में आते हैं, जिसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, या मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास भी कह सकते हैं। तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। जब भी कॉग्निटिव पूछेगा तो थिंकिंग पे जरूर जोर डालेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज सच यहाँ पे आपके टॉपिक मतलब दूर दूर तक सिलेबस में नहीं है, ये तो फिर भी बन जाता है सिलेबस में, क्योंकि डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। तो मनोसामाजिक विकास यहाँ पे सही उत्तर होगा। और इमोशनल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो इमोशंस, जनरली इमोशंस का चेंज होना, फीलिंग्स का चेंज होना, है ना। सिर्फ इमोशंस पे फोकस्ड होता अगर ये क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ यहीं तक अगर होता, चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस एंड सोशल रिलेशनशिप्स, फिर भी मान लेते। लेकिन पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, यानी आपके इमोशंस में चेंजेस आपके एनवायरमेंट की वजह से, आपके सोशल रिलेशनशिप्स में, आपकी पर्सनैलिटी में, सेल्फ जिसको हम कह रहे हैं, इन सब में जब परिवर्तन होते हैं तो ये साइको सोशल डेवलपमेंट के तहत आता है। क्या ओवरऑल आपकी 8 स्टेजेस दी हैं एरिक्सन ने,
उन्होंने कहा है हर एक स्टेज पे कुछ चैलेंजेस हैं, आपके इमोशंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोशल रिलेशनशिप्स, आसपास सब मिल करके आप में परिवर्तन लाते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये थियरी है अपने आप में, तो ये इन्होंने थियरी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मन और समाज मिल करके कैसे हमारी पर्सनालिटी या हमारा विकास कैसे होता है, ये बात एरिक एरिक्सन करते हैं, जिनकी थियरी से ये क्वेश्चन है। 8 स्टेजेस उन्होंने दी हैं एरिक्सन ने। तो ये क्वेश्चन हम कहेंगे कि हाँ, ये थोड़ा सा इन्होंने हटके पूछ लिया, क्योंकि इन्होंने पर्सनैलिटी की बात कर दी, क्योंकि इन्होंने समाज की बात कर दी, तो हमें मनोसामाजिक के साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ भावनात्मक के साथ जा सकते थे अगर इमोशंस, फीलिंग्स, इमोशंस को मैनेज करने की बात कही होती तो। ठीक, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, इस बार मैं ये थियरी करा के चलूंगी, यूट्यूब पे तो बहुत पहले से कराई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आजकल देते हैं लोग। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू डैश लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, यानी रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी मतलब जहां ज्ञान की रचना होती है, बच्चा एक्टिव है। पियाजे वाइगोस्की याद कर लीजिए, अभी बताया था सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है वाइगोस्की और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है उग्र रचनावादी पियाजे। आपके फटाफट से बताइएगा क्या जवाब सही होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू व्हाट, रोड लर्निंग? नहीं भाई, ये तो सिंपल बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे, ये बात हम कर चुके हैं आज सेशन में पूरे टाइम, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म मिला करके कम से कम 5-6 क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविज्म से आ जाएंगे, जिसमें पियाजे वाइगोस्की कंस्ट्रक्टिविज्म सब शामिल है। बच्चे को एक्टिव रखना, एक्टिव कहां है? रटने में एक्टिव होगा? नहीं, रटंत विद्या चलंत नहीं। ठीक, रिसेप्टिव रखने में, ग्रहणशील रखो सिर्फ, तो बच्चे को एक्टिव भी तो रखना है, सिर्फ ग्रहण करने की स्थिति में थोड़ी रहेगा वो। डिस्कवरी, यस, डिस्कवरी लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, रचनावादी शिक्षण वहां होगा जहां बच्चा खोज आधारित अधिगम कर रहा होगा। 4 ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। बच्चा जहां एक्टिव है, बच्चा जहां सक्रिय है, जहां बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके सीख रहा है, तो डिस्कवरी में वो करेगा। डिस्कवरी लर्निंग की बात की है आपके जेरोम ब्रूनर ने, वो कहते हैं कि हम खोज करके, एक्टिविटी करके सीखें, सिंपल बात। मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगलेस होगी तो क्यों सीखेगा भाई, 3rd ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है, जिसकी बात जॉन डूई करते हैं। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज, प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी प्रगतिशील एवं, अगर हम बात करें आपकी बाल केंद्रित शिक्षा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात इन्होंने शिकागो में स्कूल्स खोले थे 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जॉन डूई और उनकी वाइफ ने मिलकर के, जहां पे सेंटर में बच्चा था, एक्टिविटी करना, सोशल लर्निंग, ग्रुप में सीखना, सोसाइटी, एजुकेशन फॉर लाइफ करके एक स्टेटमेंट दिया है जॉन डूई ने कि जीवन के लिए शिक्षा, जिसका मतलब क्या है, एक तो ये बात करते हैं प्रेजेंट के लिए सिखाना, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो, और वर्तमान के लिए सिखाना, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो पाए, है ना, उसके लिए सिखाना। देखिएगा तो प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को किस तरह देखता है, तो बच्चों को एक्टिव देखेगा। नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स, बिल्कुल अर्थ निर्माण करने वाले, ज्ञानवर्धक हैं बच्चे, ठीक है। वल्नरेबल इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, कमजोर हैं, प्रोटेक्शन की जरूरत है, नहीं, हम बच्चे को एक्टिव रखते हैं, बिल्कुल सुपर मारियो है, उछलता हुआ जाता है बच्चा, सारे काम कर लेता है, सारी स्टेजेस पार कर लेता है, बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चा भगवान है, बिल्कुल। इनोसेंट एंड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं। कंप्लायंट एंड कैपेबल ऑफ ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज, यानी बस उसको तो बेचारे को ज्ञान भर दो उसके दिमाग में, बच्चों को एक्टिव रखना है, सिंपल बात। नॉलेजेबल है और मीनिंग मेकर है, अर्थ निर्माण करता है बच्चा, सीखता है अपनी एज के अकॉर्डिंग। डिपेंडेबल ये मत कह देना हाँ वो हम पे तो डिपेंडेबल है, फीस तो माँ बाप ही देते हैं, वो वाला डिपेंडेबल नहीं, आपको ज्ञान की दृष्टि से देखना है। तो ज्ञान का सृजन करने में, यानी नॉलेज क्रिएट करने में, कंस्ट्रक्ट करने में बच्चा एक्टिव रोल प्ले करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, जीन प्याजे के बारे में कुछ तो बात हो रही है। जीन प्याजे से आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन, मुझे लग रहा है इस बार तो 7-8 क्वेश्चन जो है प्याजे और कंस्ट्रक्टिविज्म से आ गए, जनरली 5-6 तक नंबर रहता है इसका। जीन प्याजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लीकेट्स, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है? तो पहला ऑप्शन है करिकुलम शुड बी डिजाइंड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। ये पता नहीं हम कब से डिस्कस करते आ रहे हैं कि आज की डेट में जो करिकुलम है वो डिसाइड होना चाहिए। प्याजे क्यों एज की बात कर रहे हैं, स्टेज की बात कर रहे हैं, कि जिस स्टेज का बच्चा है, अगर 7 से 11 वर्ष में है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, तो उस तरह का करिकुलम उसके लिए डिजाइन कराइए, उस तरह का सिलेबस होना चाहिए जो उसके दिमाग के अनुरूप हो कि किस स्टेज में वो है डेवलपमेंट की। इसीलिए हम डेवलपमेंट पढ़ते और पढ़ाते हैं कि हमें पता हो किस बच्चे के लिए क्या चीज किस उम्र में। हम क्यों कह रहे हैं कि भाई 6 साल का बच्चा पहली क्लास में हो, अब हमें पता होगा कि वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, तो उसको इस तरह की चीजें, इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह का सिलेबस डिजाइन करके दें। यही बात प्याजे कह रहे हैं। बात तो सही है, फिर भी चारों ऑप्शन हमें पढ़ने हैं, पहला ऑप्शन देख के ही सीधा जवाब नहीं दे देना है। सेकेंड ऑप्शन है फोकस ऑफ टीचिंग शुड बी द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, यानी शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पे होना चाहिए कि नंबर कितने आए, जबकि आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, एक्टिविटी पे फोकस करना है। तो ये तो हो गया गलत, बच्चे
कि एक्टिविटी पे फोकस करेंगे पियाजे, ना कि नंबर पे। थर्ड है बिहेवियर शुड बी कंडीशनड। कंडीशनिंग से तो दूर भाग रहे हैं, ये एकदम नेगेटिव मिलेगा जहां भी ऑप्शन में आपको कंडीशनिंग दिख जाए। कंडीशनिंग मतलब क्या है? अनुकूलन है, यानी आदत डलवा दी आपने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब आदत बेस्ड है कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग से हम अभी बचते हैं आपके करिकुलम में। कॉन्सेप्ट्स, इसमें कुछ थियरीज भी हैं, लर्निंग थियरीज, जो आपको नहीं करनी होती, सिलेबस में नहीं है। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट इन अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाना है, सरल से जटिल की ओर लेके जाना होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाया जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं। आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं, मुश्किल से आसान की तरफ नहीं, है ना, क्योंकि बच्चों को पहले आसान होता होगा, तभी तो आप देखेंगे जो आपका सिलेबस है 6th क्लास में इजी होगा 7th क्लास के मुकाबले, फिर 10th का सिलेबस और लेवल अप होते जाते हैं। इसको हम स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं जेरोम ब्रूनर की भाषा में, कि एक से दूसरी चीज कनेक्टेड होती है और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल जाना है, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो आप जानते हो उससे जो नहीं जानते हो वही तो सीखते हो हर क्लास में, या हर बार जीवन में भी। अगर मुझे कुछ पता है उसके आगे तो सीखा जाएगा। तो करिकुलम शुड बी डिजाइंड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। 4 स्टेजेस हैं पियाजे की, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। आयु समूह के हिसाब से आपको पता है, अच्छा 11 साल का बच्चा होगा तो उसको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का, या 10 साल का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा, तो वो थिंकिंग कर पाएगा, लॉजिक आ चुका होगा उसके अंदर। तो ये वाले टॉपिक्स इस क्लास में होने चाहिए। तो पियाजे जो है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इंपैक्ट अ स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। यानी मास्टरी गोल्स, देखो 3 प्रकार के गोल्स होते हैं, है ना, 3 प्रकार के गोल्स होते हैं। एक होता है मास्टरी गोल, दूसरा होता है आपका, ये मैंने एग्जांपल आपको वो मैराथन में भी दिया हुआ है कि, और बहुत बार ये मैं कहती हूँ, वो आपको चतुर रामलिंगम याद होगा, कौन इतनी ही आवश्यकता है, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं। तो एबिलिटी मास्टरी जो है, मास्टरी गोल्स इंपैक्ट आवर स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बाहरी अभिप्रेरणा बढ़ती है नहीं, ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा पे बेस्ड है कि आपको मास्टरी हासिल करनी है, आपको नंबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है इस पे आपका जोर ही नहीं है। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अगेन एक्सट्रिंसिक पे नहीं है, एक्सटर्नल। 2 प्रकार की मोटिवेशन है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल वो जहां आप बाहर की चीजों पे निर्धारित नहीं कर रहे कि ये काम तब करेंगे जब 4 लोग ताली बजाएंगे आकर के, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, है ना। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। एंटिटी व्यू होता है फिक्स्ड एबिलिटी का व्यू, कि आपने मान लिया बुद्धि तो फिक्स ही है, या मतलब समझ तो फिक्स ही है, योग्यता तो फिक्स ही है, तो वो गलत है। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। यही बात मैंने आपको भी बताई थी कि एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा यहां पे आएगी कि बच्चे का खुद पे ध्यान है, उसको क्या पसंद है अंदर से वो सीखने पे, उसमें मास्टरी हासिल करने पे। दूसरा इंक्रीमेंटल है, एबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। भाई कल फेल हो गए जरूरी थोड़ी फेल ही होते रहोगे पेपर में, अगर मेहनत करेंगे सही से एबिलिटी बढ़ाएंगे हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये बेस्ट गोल कहा जाता है। थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, आई नो हम बहुत स्लो चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निशा को अपने घर भी जाना है। असर्शन यानी कथन और कारण यानी रीजन। असर्शन क्या है? ड्यूरिंग एडोलेसेंस द प्रेशर टू कंफर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशंस एंड फॉलो कन्वेंशंस ऑफ फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी इंक्रीजेस। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। यानी जैसे आप टीन एज में आते हैं तो मेल और फीमेल आपके घर वाले कहने लगते हैं, अरे भाई अब बड़े हो गए हो, तुम ऐसे चला करो, तुम लड़की हो तो ऐसे रहा करो, लड़के हो तो फलाना ढिमकाना, 4 तरह की बातें। समाज का प्रेशर बढ़ जाता है जैसे ही आप टीन एज में आते हैं, प्यूबर्टी हिट करती है कि लड़की हो तो ऐसे पहनो, ऐसे रहो, बड़े हो गए हो, बड़ी हो गई हो, व्हाटएवर। ये बात सच है कि फेमिनिटी और मस्क्यूलिनिटी, लड़कियों को बाहर खेलने नहीं दिया जाता, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। जब बच्चे हो तो बच्चे की तरह चल जाता काम। तो मस्क्यूलिनिटी और फेमिनिटी यानी जो जेंडर रोल्स हैं उनमें ढालने की कोशिश समाज ज्यादा करता है, प्रेशराइज करता है इस उम्र में आके। ये बात ट्रू है। इसका रीजन क्या है? जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली, यानी जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती हैं। यानी ये निर्धारित हो गया कि आप क्या कपड़े पहनेंगी आपके जन्म से ही, बायोलॉजिकली। ये कोई बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये समाज का कॉन्सेप्ट है। लड़कियां भारत में अलग तरह के कपड़े पहन रही होंगी, अमेरिका में अलग पहन रही होंगी, यूरोप में अलग पहन रही होंगी, तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला। ये क्या है? बायोलॉजिकली नहीं है। बायोलॉजिकल सेक्स होता है कि आपके बायोलॉजिकल अंतर है। लड़कियां या फीमेल्स जन्म दे सकती हैं बच्चे को, ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। झाड़ू कोई भी लगा सकता है, ये कैसा एस्पेक्ट है? वो सोशल रोल है, जेंडर रोल है, समाज ने बनाया है। तो जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है,
सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा बनाई गई है, 1 नंबर का कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस में, डिस्कस करेंगे। वहीं सेक्स बायोलॉजिकल है, जेंडर सोशल है। ठीक है, GS से याद रख लिया करो, ये तो 1 नंबर में आता ही आता है, 1 नंबर में आता ही आता है। GS यानी जेंडर सोशल कॉन्सेप्ट है और आपका सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, SB। ठीक, सिंपल। वैसे GS याद रख लोगे, अपने आप समझ आया कि जेंडर जो है वो सामाजिक कंस्ट्रक्ट है और फिर सेक्स क्या बचा, बायोलॉजिकली बचा दूसरा ऑप्शन। ठीक, चलिएगा। खैर, तो यहाँ पे ये बात कहना एकदम गलत होगा कि जेंडर और जेंडर रोल बायोलॉजिकली डिटरमिन होते हैं, सुनिश्चित होते हैं, नहीं, समाज बनाता है ना। वो सिमोन दे बुआ का कोट है, बहुत बार हम डिस्कस करते हैं बैचेस में भी, कि अ वुमन इज नॉट बॉर्न, इट इज मेड बाय द सोसाइटी, एक तरह से, है ना। महिला पैदा नहीं होती, समाज बनाता है। तो ए क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। जब हम जेंडर पढ़ते हैं तो इस कोट से शुरुआत करते हैं 2019 से ही।